तो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए वर्क एनर्जी पावर के, है ना। तो अब हम पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप पावर। अब अगर देखा जाए तो पावर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पावर होती है ना। लेकिन पावर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि ये ग्राउंड सरफेस है ना। ग्राउंड सरफेस है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है और यहाँ पर एक, मान लीजिए बहुत बड़ी सी बॉल है। तो ये टेबल की हाइट जो है वो h है। अब लेट सपोज कि एक व्यक्ति आता है जो a है, ये जो है इस बॉल पे फोर्स लगाता है और इस टेबल के ऊपर रखता है। लेकिन a वाले को जो टाइम लेता है बच्चों, वो 10 मिनट ले लिया। मान लीजिए इसने 10 मिनट्स ले लिया टेबल के ऊपर रखने में बॉल को। ये जो m मास की बॉल थी, इसको नीचे से ऊपर ले जाने में 10 मिनट्स लगा दिए। जबकि इसने कार्य कितना किया है? तो इसको अगर वो धीरे धीरे ले जा रहा था तो लगभग लगभग mg के फोर्स के बराबर था इसका फोर्स। और कितनी हाइट ऊपर ले गया? h हाइट। तो जो वर्क डन बाई ए है वो तो बच्चों mgh ही कहलाएगा, है ना। mgh अगर स्लोली ले गया उसको 10 मिनट में ले गया, लेकिन है ना, धीरे धीरे ले गया, 10 मिनट में ले गया। उसकी जितनी क्षमता थी उतने हिसाब से वो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाता है, लेकिन उसका वर्क जो है वो mgh है, mgh जूल है। अब यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति आता है जो बी है। तो बी जो है वो ए से ज्यादा स्ट्रेंथ है उसके पास, है ना। तो ये क्या कर रहा है, बी वाला भी इस बॉल को ऐसे ऊपर ले जा रहा है और इसने भी एच हाइट के ऊपर ले गया। तो वर्क डन बाई बी जो है वो भी mgh ही होगा, क्योंकि वो भी उसी बॉल को ले जा रहा है, उतनी ही हाइट पे ले जा रहा है और वो भी बिना एक्सलेट करके ले गया। लेकिन अंतर यह है कि जो बी है उसने टाइम बड़ा कम लिया। बी ने यही काम 1 मिनट में कर दिया, जबकि ए वाला जो आप आदमी था वो ये काम करने के लिए 10 मिनट ले रहा था। जबकि सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए बी ने 1 मिनट लिया। तो वर्क डन अगर देखा जाए तो फिर तो दोनों बराबर है, मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर वर्क या हम एनर्जी के रूप से देखें तो इन दोनों में हमें कोई अंतर ही समझ में नहीं आएगा, दोनों का वर्क जो है वो तो सेम ही है। लेकिन यहाँ पे टाइम का तो डिफरेंस है ना भाई। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो कम समय में उस काम को करेगा वो ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा पावरफुल है, हम बोलेंगे उसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है उसी काम को करने की। जबकि जिसने समय बहुत ज्यादा लिया तो वही कार्य वो बड़े ही स्लो तरीके से करता है, उसके पास एनर्जी कम है तो स्लो कर रहा है। तो अंतर तो है, बट ये अंतर वर्क नहीं समझा सकता बच्चों। ये अंतर किससे रिलेटेड है? टाइम से रिलेटेड। इसलिए हमें एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो इस टाइम से रिलेटेड डिफरेंस को हमें समझा पाए। इसलिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम हमने दिया पावर। तो पावर को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में जो व्यक्ति जितनी जल्दी कार्य करेगा या ज्यादा कार्य करेगा, ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा पावरफुल कहलाएगा। तो उसी को पावर डिफाइन किया गया ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पावर की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कार्य किया जाता है वो बराबर होते हैं, बट उनमें फिर भी डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस टाइम का होता है। तो इस टाइम के डिफरेंस को समझने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी दी जिसका नाम जो बोला गया उसको क्या कहा गया बच्चों? पावर। पावर, है ना। तो पावर को डिफाइन कैसे किया गया? तो इसको यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लो आप, है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड, it is defined as the rate of doing rate of doing work with respect to time, तो ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन है पावर की। इसमें कोई मेरे ख्याल से समस्या नहीं होगी आप लोगों को, है ना। और पावर वैसे भी समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो क्योंकि टाइम से डिवाइड हो रहा है तो ये भी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? पावर। ये स्केलर क्वांटिटी, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चों। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर अगर मैं बोलूं तो ये पावर जो है बच्चों वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो है एवरेज पावर, है ना। तो पी एवरेज,
एवरेज पावर बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ऐसा सिंबल मिलता है बच्चों आपको, ये जो सिंबल है इस तरीके से एरो लगे हुए हैं, है ना, ग्रेटर देन और लेस का जो साइन होता है, उसके अंदर किसी चीज को लिखा जाता है तो उसका मतलब वो एवरेज होता है ना। तो कभी कभी इस सिंबल से भी एवरेज को दिखाते हैं, ये मैं पहले ही भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम करोगे तो एवरेज आ जाएगा, या फिर टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डिवाइड बाई टाइम कर दो तो वो भी आपका क्या दे देगा बच्चों, वर्क पावर दे देगा। और ये एवरेज पावर है, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, क्योंकि वर्क की यूनिट है जूल और इसकी यूनिट है टाइम की, वो है सेकंड, तो जूल पर सेकंड है। लेकिन जैसा कि कई बार फिजिक्स में किया गया है, एक साइंटिस्ट के नाम पे कई बार हम यूनिट को डिफाइन करते हैं, तो जूल पर सेकंड ना बोलते हुए इसको ज्यादातर लोग वॉट बोलते हैं, है ना बच्चों। देखो लिखने के लिए आप वॉट लिखें पावर को, लेकिन पढ़ते समय इसको जूल पर सेकंड पढ़ा करें तो आपको पावर की ज्यादा फीलिंग आएगी। जैसे 10 वॉट लिखा है तो लिखने के लिए तो वॉट लिखा है वो, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो ना तो मन में उसको ऐसे पढ़ा करो 10 जूल पर सेकंड, तो इससे ये फीलिंग आएगी कि हाँ एक सेकंड में 10 जूल का कार्य हो रहा है, ये वो पावर है 10 वॉट की, है ना। 10 वॉट का मतलब क्या है कि एक सेकंड में 10 जूल का वर्क हो रहा है, तो इससे आपको फीलिंग आती है एनर्जी की, वर्क की, कि कितना वर्क एक सेकंड में हो रहा है ना। इसलिए लिखते समय भले ही उसको वॉट लिखा करें, लेकिन पढ़ते समय याद रखा करें जूल पर सेकंड, थोड़ा सा मन में पढ़ लिया करें ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आ जाए कि हाँ इतनी एनर्जी एक सेकंड में खर्च हो रही है या वर्क हो रहा है, तो उसी को हम पावर बोल रहे हैं, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। ये तो आपका एवरेज पावर हुआ, पहला टाइप का जो पावर है। दूसरा जो है वो ऑब्वियसली बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। तो दूसरा टाइप का जो पावर है जो कि ज्यादा यूज करते हैं हम, वो है इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ही चीजों पे कार्य करते हैं ना, वही हमें निकालना होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर ही वैसे ही डिफाइन किया गया है जैसे हमने अभी तक सारी इंस्टेंटेनियस चीजों को डिफाइन किया हुआ है, कि आप डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दो और एवरेज ही निकाल लो। जब आप लिमिट लगा देते हो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो दिस इज स्मॉल रेट ऑफ चेंज, है ना, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ चेंज, तो ये डी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही वर्क का आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसकी भी यूनिट जो है जूल पर सेकंड या फिर वॉट लिखेंगे, तो ये आपका कौन सा पावर बन जाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां भी आपका इंस्टेंटेनियस पावर पूछा जाएगा या इंस्टेंटेनियस रेट आता है, भाई चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक रेट है और इंस्टेंटेनियस रेट की बात आएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएशन आएगा। तो डिफरेंशिएशन लिख दिया, फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई समस्या नहीं है ना। इसके बाद आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इस इंस्टेंटेनियस पावर को लिखने का एक और तरीका है, वो भी आप समझे, कई बार वो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस पावर कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप वर्क डन लिखें तो वर्क डन को तो लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी, भाई लिख सकते हैं ना। वर्क डन को क्या लिखेंगे, छोटा सा वर्क डन इज फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एस। अरे भाई इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एफ डी एस ही तो लिखते हैं अपन वर्क डन, और डिवाइड बाई डी टी। तो अब ये डी टी को जरा डी एस के साथ देखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी होता है। तो पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी, या फिर और अच्छे से कहा जाए तो ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि एफ डॉट डी एस होता ना ये। तो पावर जो है उसको आप एफ वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो एफ वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिख सकते हो। तो अगर वेलोसिटी दी है और फोर्स पता है तो आप फोर्स से डॉट प्रोडक्ट कर दो वेलोसिटी का, तो भी आपको पावर मिल जाएगा वॉट में, अगर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और फोर्स जो है वो न्यूटन में, तो बड़े ही आसानी से आप इसको वॉट में भी निकाल सकते हो। और कुछ चीजें आप हमेशा याद रखेंगे जो मेजरली यूनिट यूज होती है क्वेश्चंस में, जैसे 1 किलो वॉट यूज होगा तो आपको पता है कि 10⁻³ वॉट करना पड़ेगा अगर उसको एसआई में कन्वर्ट करना है। कई बार मेगावाट्स में यूज होता है, तो मेगावाट भी आप जानते हो 10⁻6 वॉट है। और कई बार न्यूमेरिकल्स में हॉर्स पावर का यूज करते हैं बच्चों, 1 हॉर्स पावर, तो ये थोड़ा सा याद रखना, कन्वर्जन फैक्टर एचपी बोलते हैं शॉर्ट में, उसमें एचपी लिखा होगा तो उसका मतलब वो हॉर्स पावर है। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है ना।
तो आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो है यूज करना पड़ेगा। तो 1 हॉर्स पावर में जो है 746 वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में 10⁻³ वॉट होते हैं, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। मेगावाट भी आप जानते हो, मेगा का मतलब 10⁻6 वॉट है ना। और हॉर्स पावर का ये यूनिट याद रखना, मतलब फैक्टर याद रखना, 746 वॉट होता है ना। कई बार न्यूमेरिकल्स में काम आ जाता है। तो ये पावर के बारे में थ्योरी तो यही खत्म हो जाता है, बाकी आप न्यूमेरिकल से सीखेंगे कि एक्चुअली में पावर के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करना चाहिए ना। तो मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल यहाँ पे करा देता हूँ, बाकी आप इतनी चीजें याद रखेंगे ना। तो पावर किस लिए डिफाइन किया गया है, अब आपको क्लियर है कि जब भी टाइम का फैक्टर आएगा, कई बार वर्क इक्वल होता है बट अंतर होता है, वो अंतर टाइम के फैक्टर की वजह से होता है। और अगर हम टाइम के फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो नई क्वांटिटी बनाई गई, जिसको हमने क्या बोलना चालू किया बच्चों, पावर। तो लिखते समय आप वॉट जरूर लिखेंगे, पढ़ते समय उसको जूल पर सेकंड पढ़ा करें, तो उससे ज्यादा अच्छे से आपको पावर समझने में हेल्प होगी, है ना। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वेलोसिटी पता है, फोर्स पता है, तो भी डायरेक्ट आप दोनों के डॉट प्रोडक्ट से पावर निकाल सकते हो। और कन्वर्जन, यूनिट्स कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान देना है ना। अगर न्यूमेरिकल में इस तरह की यूनिट आती है तो उनको पहले एसआई में कन्वर्ट कर लें, फिर सॉल्व करें। तो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है वो थ्योरेटिकली क्लियर होगा आपको। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कई बार है ना पावर में क्वेश्चंस में इफिशिएंसी वाले सवाल आते हैं, तो इफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आप लोग याद रखें, उससे आपसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफिशियंसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। तो इफिशियंसी का हमेशा एक ही फॉर्मूला काम करता है पावर के फॉर्म में, आउटपुट पावर, जो भी मशीन लगी गई है वो आउटपुट पावर कितनी दे रही है, जहां जहां इफिशियंसी आएगा वहां वहां ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर आपने जितना दिया उसमें कितना आउटपुट पावर मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगी। और अगर आपको फ्रैक्शन में निकालनी है एफिशिएंसी, तो आप 100 का मल्टीप्लाई ना करें, है ना। तो इफिशिएंसी के सवाल जितने भी होंगे आपके बुक्स में, आप जब सॉल्व करेंगे तो इफिशिएंसी का ये फॉर्मूला जरूर लगाएं, आउटपुट पावर जितना हमें किसी मशीन से आउटपुट मिल रहा है, अपॉन इनपुट पावर जितना उसमें इनपुट देना पड़ रहा है, दोनों को डिवाइड करो तो फ्रैक्शन आ जाएगा कि कितना फ्रैक्शन जो इनपुट का है वो आउटपुट में यूज हो रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई अगर आप 100 करोगे तो आपको परसेंटेज में इफिशियंसी मिल जाएगी। तो जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी, मशीन उतने ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब उतने ही अच्छे तरीके से इनपुट जो उसको पावर दी जा रही है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहा है। और जितनी खराब इफिशियंसी होगी बच्चों, जितनी कम इफिशियंसी होगी, इसका मतलब उसमें लॉसेस ज्यादा है, क्योंकि वो इनपुट पावर को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा आउटपुट में, तो लॉसेस ज्यादा करा रहा है, इसका मतलब ये है ना। तो अच्छी मशीन होती है तो उसकी इफिशियंसी भी अच्छी होती है ना। और अगर खराब मशीन होगी तो उसकी इफिशियंसी भी कम होगी, है ना। तो ये इफिशियंसी का मतलब है बेसिकली। तो इफिशियंसी का ये फॉर्मूला जो है वो आप हमेशा आप लोग याद रखेंगे। अब अगर आइडियल मशीन की बात की जाए कि हमें अगर आइडियल मशीन है तो वो 100% इफिशियंसी पे काम करना चाहिए, और किसी भी आदमी को है वो भी 100% इफिशियंसी पे ही काम करना चाहिए। अगर रियल लाइफ में देखा जाए, जितना इनपुट वो लेता है उतना आउटपुट उसको देना चाहिए, है ना। बट आप जानते हो कि आइडियल मशीन जैसी कोई चीज होती नहीं है, 100% इफिशियंसी कभी भी अचीव नहीं हो सकती, है ना। ये बाद में हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी इस चीजों को, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम ले सकते हैं उतनी मैक्सिमम लेते हैं, बाकी जो नहीं मिल पाएगी तो उसको निकालने का जो तरीका है इफिशियंसी को, वो आपका ये फॉर्मूला है ना। तो कभी भी आपको इफिशियंसी से रिलेटेड सवाल होगा पावर में, तो आपको ये लगाना है, कुल मिला के इतना याद रखो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो फोर्स वेक्टर है वो दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लगाया जा रहा है, और उस पार्टिकल की जो रफ्तार है वो आपको दी गई है i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, किसी भी इंस्टेंट पर इस तरीके से फोर्स है, इस तरीके से वेलोसिटी। तो आपको पावर पूछा जा रहा है उस इंस्टेंट पर प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स। तो ये फोर्स उस इंस्टेंट पे कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है ये आपको निकालना, फाइंड पावर, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भाई। तो जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि पावर का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको फोर्स है और वेलोसिटी दिया हुआ है तो एफ डॉट वी वेक्टर कर दो भाई। तो एफ वेक्टर कितना है बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट प्रोडक्ट करो
वेलोसिटी का आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो आप देखोगे जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू वन 2 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस वन माइनस 3 आ जाएगा, और 4 इंटू जो है 4 इंटू थ्री तो प्लस 12 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो 2 माइनस थ्री जो है वो कितना हो जाएगा, -1, और -1 प्लस 12 जो है वो 11 हो जाएगा। तो जो पावर है वो आ जाएगा आपका 11 वॉट। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से अगर आपको फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, पावर, है ना। सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना है और कुछ भी उसमें खास बात नहीं। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि भाई आपका जो वेलोसिटी वेक्टर है किसी पार्टिकल का वो है 2t² प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम पे, टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है वेलोसिटी, है ना बच्चों। एंड मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का मास है वो आपको दिया इस 2 kg। तो वो आपको दिया गया बच्चों 2 kg, फुल स्टॉप। फिर आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द पावर, फाइंड द पावर एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि इस पार्टिकल पे कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा होगा 5 सेकंड पे, इंस्टेंटेनियस पावर बताना है 5 सेकंड पे, है ना। तो इसको जल्दी से आप ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना, और मास ऑफ द पार्टिकल जो वो 2 kg दिया गया है, आपको 5 सेकंड से पावर बताना है। अब क्योंकि वेलोसिटी है तो पावर का फॉर्मूला तो हमें पता है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है ना बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे मास दिया है, फोर्स तो दिया ही नहीं है ना। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, फोर्स को यहाँ पे फोर्स निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो पता है, तो 5 सेकंड पे तो हमें ये तो मिल ही जाएगा, लेकिन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता, लेकिन मास पता है पार्टिकल का। तो फोर्स को टाइम के फंक्शन में निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन, यही फॉर्मूला होता है मास वाला, तो है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो मास तो 2 kg है, बट एक्सेलरेशन नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी तो पता है ना। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता है तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आप निकाल सकते हो, ये हम काइनेमेटिक्स में सीख चुके हैं। तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv/dt। तो लिख लो भाई, तो फोर्स भी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अच्छा, dv/dt करो तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करो, मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ d/dt 2t² प्लस 3, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो फोर्स है वो आ जाएगा 2 इंटू बच्चों 2t², तो 2 बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 इंटू 2 4 इंटू टी, और 3 का जो डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट का वो तो 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 8t। तो देखो फोर्स जो है वो 80 न्यूटन आ गया आपका। अब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो आपको पता ही चल गया ना। ये तो F इंटू वी था, तो पावर आ जाएगा फोर्स डेट इज 8t, और वेलोसिटी डेट इज 2t² प्लस 3। लेकिन पावर हमें किस टाइम पे चाहिए, आप लोग जानते हैं पावर हमें 5 सेकंड्स में चाहिए ना। तो एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों पावर की वैल्यू, t की वैल्यू 5 डाल दो, तो 8 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 5 जा 40, और ये 25 इंटू 2 तो 50 प्लस 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 53। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 जो मेरे ख्याल से 12 हो जाएगा, और 4 5 जा 20, तो 21 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा, तो वॉट आंसर आ जाएगा। तो 5 सेकंड में जो पावर है t इक्वल्स टू 5 सेकंड्स पर, वो आ जाएगा 2120 वॉट, है ना। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से अगर फंक्शन ऑफ टाइम भी दिया जाए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम,
तो उसको आप इस तरीके से पावर जो है वो सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मेट होता है। तो आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे, तो इसमें बोला गया कि वेल है ना। वेल मतलब कुआं, सभी लोग जानते हैं। और वेल में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, पानी के लेवल में एक पाइप डली हुई है और पाइप से मोटर अटैच है जो इस पानी को बाहर निकालेगी। तो मोटर से जो पाइप अटैच है पानी के सरफेस तक, वो 10 मीटर की हाइट का है, ये आपको बता दिया गया है। और इस मोटर से ऊपर भी पाइप एक गई है जहां से पानी बाहर निकलेगा। तो 10 मीटर तक ऊपर पाइप गई है मोटर के ऊपर, और फिर उस पाइप से ऐसे एक नल लगा दिया गया है, जिस नल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 0.1 बच्चों मीटर स्क्वायर है। और वहां से पानी जब नल आप ओपन करते हो या पंप चालू करोगे, तो वहां से पानी जो है वो कितनी रफ्तार से निकलता है, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेल के बॉटम से पानी को ऊपर तक लाना और फिर उसको कितनी रफ्तार से निकालना, 10 मीटर पर सेकंड। इसके लिए इस मोटर का कुछ ना कुछ पावर तो होगा। तो आपसे यही फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड। तो मोटर की पावर कितनी चाहिए होगी इस काम को करने के लिए, तो वो मोटर की पावर आपको बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई इसको, है ना। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि जो नल है, नल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों। अगर इसको देखें तो वो दिया है आपको 0.1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हम ये देखें कि ये जो नल है, ये नल जो पानी निकाल रहा है, तो पानी कितनी रफ्तार से नल से निकल रहा है नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप ये सोचो कि अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड, फॉर 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में नल से कितना पानी बाहर आ जाएगा, पानी की कितनी लेंथ बाहर आ जाएगी। देखो पानी जो है वो कितना निकल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है ना, 1 सेकंड में 10 मीटर की रफ्तार से निकल रहा है। तो पानी की जो लेंथ है, जो 1 सेकंड में पानी का जो वॉल्यूम है जो बाहर आएगा, वो उसकी कितनी लेंथ बाहर आ जाएगी बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, तो हमें पता है कि उसकी अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इन वन सेकंड जो पानी की लेंथ है वो 10 मीटर बाहर आ जाएगी बच्चों। इस बात को समझे आप, 1 सेकंड में कितना पानी का लेंथ बाहर आ जाएगा, तो 10 मीटर की लेंथ पानी की बाहर आ जाएगी इस क्रॉस सेक्शन से। तो ये जो लेंथ बाहर आई है इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पानी का वो वॉल्यूम है जो 1 सेकंड में बाहर आ रहा है। सोचो आप, सोचो, ये जो मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड में पानी का 10 मीटर की लेंथ बाहर आ जाती है नल से, कितने एरिया से, 0.1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर आ गया है, नल से पानी का कितना वॉल्यूम बाहर आ गया है 1 सेकंड में, वॉल्यूम पर सेकंड अगर हम बात करें, तो ये आ रहा है बच्चों कितना, ये लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान से देखो, तो यहां से हमें वॉल्यूम पर सेकंड मिल गया बच्चों, वॉल्यूम पर सेकंड, जितना वॉल्यूम पानी का बाहर आ रहा है नल से 1 सेकंड में, वो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या, लेंथ पर सेकंड, तो ये वॉल्यूम पर सेकंड दे देगा ना, वेलोसिटी मतलब लेंथ पर सेकंड, तो एरिया इंटू लेंथ होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड मिल रहा है। एरिया कितना है बच्चों, 0.1 मीटर, और लेंथ पर सेकंड मतलब वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर। तो देखो कितना आ गया बच्चों, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो जो वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट पर सेकंड, वो कितना वॉल्यूम बाहर आता है नल से, 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड में आ जाता है। 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब का पानी जो है वो नल फेंक देता है भाई, अगर वो 10 मीटर की रफ्तार से फेंकेगा पानी तो, है ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1 मीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया। यानी कि आप ध्यान से देखो, अगर इतना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आ रहा है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि मास पर सेकंड कितना बाहर आता है। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा कि वॉल्यूम जो होता है बच्चों, वो होता है, मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो पता ही है आप। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बोल सकते हो, और मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो डेंसिटी। अच्छा, ये डेंसिटी किसकी है, वाटर की। तो ये देने का, ये नहीं दिया जाएगा आपको, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने 9th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे, क्योंकि मास पर जो है, मास जो है
वो हम केजी में लेंगे, है ना बच्चों। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और देखें, आप दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, तो मास पर यूनिट टाइम, मास पर सेकंड जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम पर सेकंड, ये आ जाएगा। देखो वॉल्यूम पर सेकंड हमें पता है, यानी हमें ये पता चल जाएगा कि एक सेकंड में पानी का कितना मास बाहर आता है, एक सेकंड में पानी का कितना मास बाहर आता है इस नल से, तो वो हमें पता चल जाएगा। तो मास पर यूनिट सेकंड, डेंसिटी जो है वो 1000 है, इंटू वॉल्यूम पर सेकंड ये है, तो ये आ गया 1000 kg। यानी कि एक सेकंड में जो मास है बच्चों, कितना मास बाहर आ जाता है, 1000 kg पर सेकंड, 1000 kg पर सेकंड। इस नल से 1000 kg जो है एक सेकंड में बाहर आ जाता है ना। इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से और इतनी वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा। तो ये मास पर यूनिट टाइम हमें पता चल गया कि इस पूरी पाइप में एक सेकंड में कितना मास फ्लो कर रहा है, 1000 kg पर सेकंड। उसके लिए ही तो ये मोटर वर्क कर रही है। तो अब हम मोटर की बात करें, अगर पावर ऑफ मोटर की, तो सोचो मोटर को कितनी पावर चाहिए, उसको पहली बात तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो भी पर यूनिट टाइम। तो आप ध्यान से देखें तो उसको क्या करना पड़ेगा कि यहां से ले जाकर नीचे से उठा के पानी को पहले तो 20 मीटर ऊपर ले जाना है, मतलब इसको पोटेंशियल एनर्जी भी देनी पड़ेगी, मोटर को पोटेंशियल एनर्जी देना है ना, इतना वर्क करना पड़ेगा, तब ये नीचे से कहां पहुंच पाएगा बच्चों, ऊपर। और साथ में फिर उसको काइनेटिक एनर्जी भी देना है, क्योंकि जब पानी निकला है ऊपर से तो रफ्तार के साथ निकल रहा है, इतनी वेलोसिटी भी चाहिए। तो दोनों एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा मोटर को, इतनी पावर चाहिए कि वो यहां से नीचे से ऊपर भी ले जा पाए और फिर उसको रफ्तार के साथ निकाल भी सके, जो 10 मीटर पर सेकंड है, इतनी पावर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू, जो पावर रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टाइम, है ना बच्चों। एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए नीचे से कितने ऊपर ले जाने के लिए, mgh, मतलब इसको अगर मैं h हाइट मान लूं टोटल नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने के लिए, तो ये चाहिए mgh, है ना बच्चों। प्लस फिर v वेलोसिटी से उसको निकालना भी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, जब यहां तक पहुंच जाए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इतनी, यानी हाफ mv²। और ये पर यूनिट टाइम जितनी चाहिए वही हमारी पावर है, किसकी, मोटर की, जो रिक्वायर्ड पावर है। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या है, मास पर यूनिट टाइम इंटू जी एच प्लस हाफ मास पर यूनिट टाइम इंटू v²। तो मास पर यूनिट टाइम तो हमें पता है ना कि कितना ये मोटर निकाल रहा है, 1000 kg पर सेकंड। तो मास पर यूनिट टाइम डाल दो, दिस इज 1000 kg पर मीटर, जी की वैल्यू 10 ले लें, और हाइट जो है वो 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20, एच हाइट 10 प्लस 10 20, प्लस हाफ मास पर यूनिट टाइम इज 1000 इंटू v²। तो v² जो है वो 10² हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड चाहिए, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो ये 20 इंटू 10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 20 किलोवाट, 200 किलोवाट सॉरी, 20 इंटू 10 200, और इंटू 1000, तो 1000 को किलो लिख लो तो किलोवाट आ जाएगा, प्लस यहां से हाफ करोगे तो ये 50 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये 50 किलोवाट, 50 इंटू 1000 जो है 50 किलोवाट हो जाएगा, तो प्लस 50 किलोवाट। तो जो पावर रिक्वायर्ड है मोटर की, मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए अगर ये कंडीशन हमें चाहिए फुलफिल करनी है, तो 250 किलोवाट। दिस इज द पावर रिक्वायर्ड, पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर करना है ना। तो देख लो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, तो आप इतना याद रखें कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको निकाल दिया करें, मास पर यूनिट टाइम निकाल दिया करें, और फिर उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो मास यूनिट पर यूनिट टाइम बन जाता है, वहां पे वैल्यूज पुट कर दिया करें, तो आपको रिक्वायर्ड पावर जो है मोटर की मिल जाया करेगी। तो आई होप आपको थॉट प्रोसेस समझ में आया होगा कि इसमें कैसे प्रोसीड करना है इन क्वेश्चंस में। देखो बच्चों एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो उसको बोला जाता है कांस्टेंट पावर फॉर्मेट। तो जब भी कांस्टेंट पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बता रहा हूँ, उन दो इक्वेशन में ही काम बनता है। तो या तो आप इक्वेशन डायरेक्ट याद रख लें, और अगर याद नहीं रख पाए तो मैं डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, वो प्रोसेस याद रखें। दोनों केस में आपको इक्वेशंस बन जाएंगे जहां पे पावर कांस्टेंट है। तो देखो क्या सिचुएशन है, मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि एक कार है बच्चों, है ना, तो इस तरीके से एक कार है ऐसे, ठीक।
और ये कार पर कांस्टेंट पावर लगाया जा रहा है। पावर जो लगा है मतलब फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें पावर भी लग रहा है पर यूनिट टाइम, और वो पावर कांस्टेंट है। तो फोर्स चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, बट पावर जो है बच्चों वो कैसा है, कांस्टेंट है, ये आपको बोला गया है ना। बाकी क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बट लेकिन इसमें कार में जो पावर लग रहा है वो तो कांस्टेंट पावर है, ठीक है बच्चों। और यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u है, और जब कांस्टेंट पावर रखा तो किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v हो जाएगी, क्योंकि पावर लगने का मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और अगर एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना भाई। पावर है मतलब वर्क हुआ है, वर्क हुआ है मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी तो चेंज हुई है। तो ये हम मान रहे हैं कि जब इस कार में कांस्टेंट पावर अप्लाई किया गया तो इनिशियल रफ्तार u थी, और जब ये कांस्टेंट पावर अप्लाई करके जब इनिशियल रफ्तार u थी तो s डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसकी रफ्तार जो है वो फाइनली v हो गई। और मान लीजिए कि इस पूरे सिनेरियो में u से v वेलोसिटी में कांस्टेंट पावर में लगने वाला जो टाइम लगा वो है t। तो कई बार इस टाइम का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछा जाता है u और v के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। अब उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाता हूँ, और बोल देगा आपको कि पावर जो है वो कांस्टेंट है, बस इतनी इंफॉर्मेशन देता है और कुछ भी गिवन नहीं होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। तो हमें ये तो पता ही है ना बच्चों कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिख सकते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे जो पावर है वो उस समय पे लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई उस समय की वेलोसिटी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, पावर बाई वेलोसिटी, है ना, ये अप्रोच याद रखेंगे। और फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन पावर अपॉन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है बच्चों क्या, देखो, पावर अपॉन मास इंटू वेलोसिटी, और पावर कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। ये तो मैंने आपको बताया, ये आ गया इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है यहाँ से एक्सेलरेशन। अब आपको यू वी टाइम में कोई भी रिलेशन पूछे, यहाँ पे दो तरीकों से आप प्रोसीड कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि एक्सेलरेशन को लिखा जाए dv बाई dt, ये पहला तरीका है, तो यहां से टाइम का रिलेशन बनेगा। और दूसरा तरीका है कि एक्सेलरेशन को लिखा जाए v dv बाई dt, ds, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनेगा। यानी कि अभी आप ऐसा dx लिख लो, बाद में इसको s लगा लिख लेंगे लिमिट्स में, है ना। तो ये यहां से ये जो स्टेप है ये आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दे देगा, और ये जो स्टेप है ये टाइम के साथ रिलेशन दे देगा। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो वो वाला रिलेशन यूज कर लो। अगर हमें टाइम चाहिए तो हम पहला रिलेशन यूज कर लेते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट फॉर्मेट यूज कर लें कांस्टेंट पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt एंड इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पावर में पावर अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। अब आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी वाला टर्म वेलोसिटी के साथ ले जाओ भाई, और dt को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू पावर अपॉन मास। तो ये मास भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर फॉर्मेट है ना। और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, तो टाइम के साथ u v के साथ रिलेशन आ जाएगा आपका। इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम 0 था, t टाइम है तब फाइनल वेलोसिटी v है, देखो यहाँ पे क्लियर होगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p बाई एम इंटू टाइम। तो टाइम अगर आपको पूछा जाए तो टाइम आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, मास मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू पावर, कांस्टेंट पावर जो आपको दिया गया है। तो ये एक रिलेशन निकल आया टाइम के साथ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप आपको ये रिलेशन जो है फॉर्मेट जो है वो समझ में आया होगा। उसके बाद सेकंड फॉर्मेट में आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू अब क्या लिखेंगे बच्चों, v dv बाई dx, और इट इज इक्वल टू p बाई एम वी, जो है v को v के साथ ले जाओ तो v इंटू वी वी स्क्वायर हो जाएगा dv, और ये पावर अपॉन मास इंटू dx, इंटीग्रेशन कर दो, पावर और मास तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेंगे, 0 से s डिस्प्लेसमेंट तक, तो इनिशियल वेलोसिटी u से v तक, तो यह आ जाएगा v क्यूब माइनस यू क्यूब अपॉन 3, है ना। इंटीग्रेशन करना आप सब लोग जानते हो, पावर इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास। और यहाँ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों तो बड़ी आसानी से डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो, मास इंटू वी क्यूब माइनस यू क्यूब
बाई 3 इंटू पावर। तो ये डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सेकंड फॉर्मेट यूज करो फर्स्ट, और अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो आप, है ना। तो जो ये है, इतना जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा उससे आप बच जाओगे, है ना। बाकी बच्चों को याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, है ना, दिक्कत ये होती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर आप याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी कभी टाइम और डिस्प्लेसमेंट का वो रेशियो पूछ लेता है। तो ये दोनों इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप क्या करो, सिंपली रेशियो निकालने के लिए 1:2, मतलब आपको दोनों के बीच में वो पूछ लेगा कि डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम या टाइम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वो भी आप निकाल सकते हो। अगर आप इक्वेशन 1/2 कर दो तो टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और इक्वल्स टू टाइम की वैल्यू क्या थी बच्चों, देखो mv² माइनस u² बाई 2 इंटू कॉन्स्टेंट पावर p, और डिस्प्लेसमेंट है मास इंटू v³ माइनस u³ अपॉन 2 इंटू p। तो p और p कैंसल, मास और मास कैंसल, और 2 और नहीं, ये 2 है बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा, और ये 3 है ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया, 3 था ये, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो टाइम बाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा आपका 3/2, ये दोनों कैंसिल नहीं हुआ, 3 और नीचे 2 तो है ही। और ये बच्चों कितना बचेगा आपका, ऊपर बचा है v² माइनस u² डिवाइड बाई, नीचे कितना बचेगा बच्चों, v³ माइनस u³। तो देखो ये रिलेशन आ गया। तो याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं रहे तो प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। याद रहने से फायदा ये होता है कि जब ये सवाल पूछा जाता है, अब इसको कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कांस्टेंट पावर वाले जो सवाल होंगे वो इन सभी इक्वेशन से और इन फॉर्मेट से सॉल्व हो जाते हैं ना, उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको कांस्टेंट पावर फॉर्मेट भी क्लियर होगी और समझ में आई होगी।